हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं यहाँ डील कर रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री के साथ। हम लोग आज डीपीपी करने वाले हैं। पीरियोडिसिटी जो टॉपिक था पीरियोडिक टेबल का, जो कि उसका थर्ड टॉपिक था। सो पीरियोडिसिटी का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेसिक माना जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इटसेल्फ लाइक जेईई एंड नीट, इनकी प्रिपरेशन आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिसिटी टॉपिक के डीपीपी सॉल्यूशन। फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलते हैं, फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की एक पीडीएफ जो जिस दिन ये वीडियो आपके पास आएगा, उसी दिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिनको हम लोग डीपीपीस बोलते हैं, सो डीपीपी की शीट भी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे उस दिन अपलोड हो जाएगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो आपको अगले दिन आ जाएगा उसका। जैसे कि अगर आज आपको कोई वीडियो आया है एक्सप्लेनेशन, आज ही के दिन आपका डीपीपी अपलोड हो जाएगा और आज के नेक्स्ट डे मतलब कल आपको डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 500 से भी ज्यादा, जो कि आपके पास क्वेश्चन बैंक तैयार कर देंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लाइव अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, यहां पे आपको वीकली टेस्ट पेपर्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो कि आपके कंसेप्ट्स को और एनहांस करेंगे। गाइडेंस मिलेगा आपको यहाँ पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब जो आपके एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो एक पूरे चैप्टर का कंपाइल्ड फॉर्म में आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसको आप वन गो में या वन शॉट में देख सकते हैं और एक बार में ही पूरे कंसेप्ट्स को आप उसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो में देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी जो ये चेक करेगी बेसिकली कि आपने इतनी तैयारी करी है, अब आप कितने पानी में हैं, और अगर आपने अच्छा किया है तो वेल एंड गुड, यू आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। अगर थोड़ा बहुत कोई डाउनफॉल हुआ भी है या नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस को फिर से देखिए, सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से यहां पे डील किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डू द केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड वेरी। इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले हमारी एक पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन, एक रफ फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें उन्होंने ये बोला है कि क्यों हर पीरियड में, यह है सेकेंड पीरियड, यह है थर्ड पीरियड, यह है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 2 3 4 5 6 7, और यहां पे फर्स्ट पीरियड, ये हो गए, ठीक। सो अब आप ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला हर पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी क्यों करती हैं। इसीलिए करती हैं क्योंकि एक के बाद एक पीरियड्स में क्या होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स चेंज होते जाते हैं, जिसके कारण उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके, सो अलोंग अ, और एक मिनट, एक चीज और, इनने यहाँ पे अलोंग अ पीरियड बोला है। तो अलोंग अ पीरियड की अगर हम बात करें तो आप किसी भी पीरियड की बात कर लो, तो जैसे आप देखो ये एक एलिमेंट है, इससे ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं हम एक ही पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, हम एक ही पीरियड की बात करते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही पीरियड में शेल तो सेम होता है मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाता है। इसमें आउटर मोस्ट शेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलोंग अ पीरियड वेरी करती हैं, ठीक है। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आप समझते हो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है ना। इलेक्ट्रॉन खींचने में जो एनर्जी रिलीज होती है, अगर आपको याद हो हमने ये चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इसका क्या लेना देना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ये लेना देना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है।
जितना ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कोई एटम और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। सो मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट वीडियो में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, आप उसमें बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं। सो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाती है। Predict the position and properties like metallic character, non-metallic character and oxidizing reducing capacity of an element with atomic number 35 in the periodic table। ठीक है, चलो 35 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, वो एलिमेंट है X। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 18 19 20 28 29 30 31 32 33 34 35 2 8 18 7, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इसका मतलब ये हैलोजन है और 4 शेल्स दिख रहे हैं यहां पे। तो 4 शेल्स का क्या होता है, 4 शेल्स वाला हैलोजन। तो 4 शेल्स वाला हैलोजन क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसमें 2 शेल होते हैं, इसमें 3 शेल होते हैं, इसमें 4 शेल होते हैं। 4 शेल का हैलोजन हो गया ब्रोमीन। सो ये हमारा ब्रोमीन है। ठीक है, ये हमारा ब्रोमीन है जिसमें 4 शेल होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हैलोजेंस में आता है, 17th ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब 7A को बिलोंग करता है। और वी ऑल्सो कॉल इट 17th ग्रुप विच इज द ग्रुप ऑफ हैलोजन। ओके, अब अगर हम बात करें तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, सीधी सीधी चीज भाई, ये एक नॉन मेटल है। ओके, सो इसमें हमें पता चल गया कि ये एक नॉन मेटल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी आदत है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, वो भी हैलोजन है। हैलोजन्स तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन को और खींच लेगा तो बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब किसी को ऑक्सीडाइज कराना, तो इसका नेचर हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग। सो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन को लेता है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन मेटल है ये, और एटॉमिक नंबर 35 है, ब्रोमीन एलिमेंट का नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ द 4th पीरियड एलिमेंट विच हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो 4th पीरियड का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम वो एलिमेंट है जो 4th पीरियड का है, इसका एटॉमिक नंबर है 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। ओके, अब इनने बोला है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही दिया, इनने यही पूछा था। इनने ये बोला है कि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, क्योंकि एक तो 4th पीरियड 4 शेल्स हैं बीच में, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालेंगे, इतने के साथ 288 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्टार्ट पोटेशियम स्टेबल हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा K+। तो ये बहुत स्टेबल कैटायन है, ये तो बहुत स्टेबल कैटायन है। एक इलेक्ट्रॉन निकालो और K+ के साथ बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज सेड टू बी द मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ द 4th पीरियड। ये वो एलिमेंट है जो मोस्ट स्टेबल कैटायन को फॉर्म करता है। और इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो इसलिए कम होती है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना बहुत आसान है, और ये खुद भी एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी दे देता है कि भैया ले लो और स्टेबल हो जाओ। तो पोटेशियम इज द आंसर। ठीक है, चलिए, हाउ इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रिलेटेड टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी इन अ ग्रुप। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी दे देता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब आप इसके शेल से इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ये बहुत रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ऐसी आदत किसकी होती है? मेटल्स की होती है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी देना पसंद करते हैं। तो मेटल्स ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हुए इलेक्ट्रॉन दिया। अब भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कोई X नाम का एलिमेंट होगा जिसने इस इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा भी।
ऐसे हवा में तो ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं देता है, किसी को देगा तो कोई लेगा, है ना। सो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट होता है, या क्या बोलते हैं हम उसको, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं, और क्योंकि इस x का रिडक्शन कराया है इस पर्टिकुलर एलिमेंट A ने, एलिमेंट A ने x का रिडक्शन कराया, तो ये रिड्यूसिंग वो हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। तो हम बोलते हैं हाउ डज इट वेरी इन द ग्रुप। अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोई भी एलिमेंट एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट आल्सो इंक्रीजेस। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना जल्दी किसी को वो रिड्यूस करेगा। क्लियर हुआ? Why is the positive ion always smaller than the corresponding neutral atom? देखिए आपको बहुत अच्छे से हम बताते हैं ये चीज। एक एलिमेंट है X, उसके पास 2, 8, 2 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैंने इसका X प्लस बना दिया जिसमें 2, 8, 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और अगर मैंने इसका X2 प्लस बना दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, अभी एक इलेक्ट्रॉन दिया, अभी एक और दे दी, इसमें से एक दे दिया, और अब इसको भी देके ये फॉर्म कर लिया, है ना। सो ध्यान से देखिए, ये है न्यूट्रल एटम, ये क्या है, ये है न्यूट्रल एटम, और ये है उसके कैटायंस। हम ये बोलते हैं कि जो कैटायन होता है वो हमेशा छोटा होता है। उसका रीजन ये है कि देखो इसमें क्या था, 8, 9, 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स थे। अब अगर मैं बात करूं इसकी, इस वाले की, X प्लस की, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस केस की, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स है। बेटा प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही रहेगा ना, प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहना है, प्रोटॉन को थोड़ी ना कुछ हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, उससे प्रोटॉन्स, अभी 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इस केस में 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, कैटायन बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है कैटायन का, उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हम हमारे प्रोटॉन उन्हें खींचते जा रहे हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन पे एक से ज्यादा प्रोटॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे एक से ज्यादा प्रोटॉन की पावर पड़ रही है, तो इसीलिए ज्यादा खींचेगा। जब वो ज्यादा खींचेगा तो आउटरमोस्ट शेल जो होगा वो और सिकुड़ता जाएगा, आउटरमोस्ट शेल सिकुड़ता जाएगा। ये रीजन होता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, आप इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो, तो प्रोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक प्रोटॉन से भी ज्यादा अपनी पावर लगा के खींच रहे होंगे, तो वैलेंस शेल जो होगा वो और पास आता जाएगा न्यूक्लियस के। इसीलिए कैटायन का साइज हमेशा पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन, ये पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, तो कैटायन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ठीक। Why is the zero group present at the right hand side of the periodic table? बहुत सिंपल आंसर है इसका कि भाई ये जैसे हमारी एक रफ फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का। ओके, अब जीरो ग्रुप को हमने यहां पे डाल के रखा हुआ है, 0 और 18th ग्रुप। ठीक है, ये जो 0 और 18th ग्रुप है, क्या होता है, जैसे आप यहां से धीरे धीरे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे ये कोई पीरियड है, इस पर्टिकुलर पीरियड में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम शेल में आ सकते हैं। तो क्या होता है, यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां 3, 4, 5, 6, 7, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एक शेल में आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं 8। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस के पास है, इसलिए आउटरमोस्ट शेल, मतलब ये जो हमारा सबसे बाद का 0 ग्रुप है या 18th ग्रुप है, इसमें हम लोग नोबल गैसेस को रखे हुए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पीरियड की 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे वाला एलिमेंट को शो करता है। इस पीरियड में जिस एलिमेंट के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां होगा, इस पर्टिकुलर पीरियड में जिसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे वो वहां होगा।
इधर 7 होते हैं, इधर 6 5 4 3 2, इस तरीके से कम होता जाता है। तो इसलिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे वो एलिमेंट होगा जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो नोबल गैसेस होती हैं, इसलिए नोबल गैसेस 18th ग्रुप में एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे बिल्कुल आती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it not possible to form Na2 plus ion? Explain with respect to periodic properties. देखिए, वैसे जो सोडियम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ओके, सो हम इसमें 281 बना देते हैं। यह है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, दिस इज Na। अब हम बात करते हैं Na प्लस की, तो Na प्लस में ये न्यूक्लियस है, 1 2, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हो गया कॉन्फ़िगरेशन 281, इसमें हो गया 28, इसमें 281, इसमें 28 हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से तो भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है आराम से, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसने Na प्लस बना लिया। अब Na प्लस से Na2 प्लस बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। मगर अब आप इस आउटर मोस्ट शेल को देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जब वो इतना स्टेबल है, आप Na2 प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल सकते हो, निकालने की कैपेसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, जिसमें ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। कौन सी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन का। इसने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। जब कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का अटेन कर लिया है तो Na2 प्लस बनना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बना सकते हो बट बहुत ताकत लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि ये स्टेबल है, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। दूसरी चीज, अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, खींच भी बहुत ताकत से रहे होंगे 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। सो इस कारणों से आप Na2 प्लस आयन नहीं बना सकते। ठीक है, सो ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ कि एक तो एटॉमिक साइज छोटा हो गया, पहले 3 शेल थे अब 2 शेल है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और तीसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इन रीजन से यू कैन नॉट फॉर्म Na2 प्लस आयंस। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The densities of transition metals are greater than those of the alkali and alkaline earth metals. क्वेश्चन का कहना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ज्यादा भारी होते हैं एज कंपेयर टू alkali and alkaline earth metals. इसका रीजन ये है कि जब हम alkali और alkaline earth metals की पोजीशन देखें, वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर है। यहां पे फर्स्ट ग्रुप जो है वो alkali मेटल है और जो सेकेंड है वो alkaline earth मेटल है। इतने हिस्से में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनके अपने अपने पीरियड, अपने अपने ग्रुप्स में। अब जैसे ये और ये वाला ग्रुप जो है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा एज कंपेयर टू जो यहां पे ग्रुप्स होंगे। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो भारी होते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बढ़ने के कारण जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके एटम्स भारी होते जाते हैं। इस कारण ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 1p4 is greater than 1p3, 1p3 is largely greater than 1p2 which is greater than 1p1. ओके, सो ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आईपी। ओके, हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल्स है ना। अब देखिएगा कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जीज है किसी भी एलिमेंट एक्स की, उसके पास क्योंकि ये दो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा है, और आयनाइजेशन इंथैल्पी जो ये वाली है, ये पर्टिकुलर आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 से
बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला ठीक था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तब तक भी ठीक था, बट जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारा जो IP3 है, IP3 IP2 से बहुत ज्यादा है अमाउंट में। इसका मतलब यह कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक को निकालो ठीक है, 2 को निकालो ठीक है, बट तीसरे वाले में एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस तरीके का ट्रेंड शो कर सकता है? अगर हम बात करें हमारे तीनों एलिमेंट्स की, जो कि है सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, कैल्शियम का 20 है, एल्यूमिनियम का 13 है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है 281, ये है 282 और 2882 और ये है 283। इनमें से देखा जाए तो कैल्शियम ऐसा है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दोगे तो वो नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा। इसका तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन अब आएगा वो इसमें से निकलेगा और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 8 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसमें से निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इसको अगर आप देखो तो पहला इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाएगा, बट तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इस 8 में से, ऑक्टेट में से निकलेगा, जो कि स्टेबल होगा। तो यहां पे दिक्कत आएगी। इसका मतलब जो ये हमारा ट्रेंड है ना, वो इससे मैच हो रहा है, कैल्शियम से मैच हो रहा है। अब एल्यूमिनियम की बात करो तो एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देने के बाद कहीं जाके प्रॉब्लम आएगी चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में। सो हमारा ये वाला ट्रेंड किससे मैच हो रहा है? कैल्शियम से, दैट इज Ca। मेंशन द टाइप ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय X। तो क्योंकि X जो है वो Ca है और Ca फॉर्म करता है Ca2+ आयन विच इज अ डाई पॉजिटिव कैटायन, तो ये डाई पॉजिटिव कैटायन फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट विथ मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टर are good oxidizing agents and those with more electropositive character are good reducing agent। इसका आंसर यह है कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं जनरली वैलेंस शेल में, है ना। और वहीं अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने वैलेंस शेल में, मतलब इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब आप देखिए 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में है, वो अपने ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। और अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, दीज आर दी नॉन मेटल्स एंड दीज आर दी मेटल्स। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, जैसे कोई एक एलिमेंट है X, इससे इलेक्ट्रॉन को लिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो हम बोलते हैं कि नॉन मेटल्स बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स चाहते हैं कि भाई हम अपने ये इलेक्ट्रॉन को हटा दें, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स करना सबका एम है, सबको 8 इलेक्ट्रॉन करने आउटर मोस्ट शेल में, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन और दे दो, या इसे 6 और दे दो, या इसे 7 और दे दो। और इतने इतने इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनमें नहीं होती है, इनकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि भाई ये इतनी एनर्जी लगा के इतने इतने इलेक्ट्रॉन को लेके उन्हें संभाल पाए। तो ये इलेक्ट्रॉन को देना प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब अगर किसी भी एलिमेंट X को इनने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका उनने रिडक्शन करा दिया, और जो रिडक्शन कराए वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डीपीपी जो है पीरियोडिसिटी का वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को सीक्वेंस में देखने की। तो सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप फिल्टर में
प्लेलिस्ट का ऑप्शन को क्लिक कर दें। जब आप फिल्टर में प्लेलिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलने लग जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के सारे कोर्सेज की। अब अगर आपको फाउंडेशन केमिस्ट्री देखना है तो आप फाउंडेशन केमिस्ट्री मैग्नेट ब्रेन्स डाल के प्लेलिस्ट को ढूंढ लें। प्लेलिस्ट अगर फिर भी नहीं मिलती है तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। थोड़ा सा कोर्सेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको JEE और नीट दोनों मिल जाएगा। JEE और नीट दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन होता है फाउंडेशन, ठीक है। तो जैसे यहां पे आपको IIT JEE फाउंडेशन केमिस्ट्री दिख रहा है, आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे कोर्स ओपन हो जाएगा। कोर्स में आपको डिटेल्स दिए होंगे कि हम यहां पे क्या क्या कवर करते हैं और नीचे चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें सीक्वेंस में सारे वीडियोस के ऑर्डर डला होगा, एक पूरा सीक्वेंस में सारे वीडियोस डले होंगे। आपको जो वीडियो देखना है, जितनी बार देखना है, आप उतनी बार उस पर क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरीके से आपका वीडियो यहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट की प्रिपरेशन आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई फीस पे करनी होती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। थैंक यू।